Hi guys, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain chapter 8 from your English textbook Flamingo NCERT class 12th. The name of the chapter is Going Places, written by A.R. Barton. So students, there will be thorough translation of the chapter from English to Hindi. तो हम ये चैप्टर शुरू करते हैं. मैं नाम रिपीट कर देता हूं. चैप्टर का नाम है गोइंग प्लेसेस. इसका मतलब होता है, गोइंग प्लेसेस मतलब होता है खूब तरक्की करना या प्रगति करना. A.R. बार्टन के द्वारा लिखा गया है. चैप्टर शुरू करने से पहले लेखक के बारे में बताना चाहूंगा कि लेखक ने ये चैप्टर किस थीम पर, किस विषय पर लिखा है. A.R. बार्टन is a modern writer who lives in Zurich and writes in English. A.R. बार्टन जो है आधुनिक लेखक हैं और वो ज्यूरिक शहर में रहते हैं. ज्यूरिक जो कि जर्मनी में है और इंग्लिश में वो अपना लिटरेचर लिखते हैं. इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस, बार्टन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एडोलसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप. इस कहानी गोइंग प्लेसेस में लेखक जो है A.R. बार्टन, वो दो विषयों पर प्रमुख तौर पर ये कहानी लिखते हैं. पहला विषय तो होता है, जैसा कि लिखा है, एडोलसेंट फैंटेसाइजिंग. एडोलसेंट का मतलब होता है किशोर, यानी जो नाबालिग बच्चा होता है 14 से 18 के बीच की उम्र का किशोर. और फैंटेसाइजिंग माने कल्पना. तो किशोर बच्चे के द्वारा कल्पना की दुनिया में जीना, ख्यालों की दुनिया में जीना, इस विषय पर वो लिखते हैं. इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डे ड्रीमिंग करते हैं, जागते हुए का सपना देखते हैं, यानी जागती हुई आंखों से अपने कुछ ख्यालों की दुनिया में ही रहते हैं कि मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बहुत पैसा आ जाएगा. तो जागते हुए ख्यालों की दुनिया में रहते हैं. तो ऐसे इन लोगों में डे ड्रीमिंग में एडोलसेंट की संख्या बहुत ज्यादा होती है, किशोरों की. क्योंकि बड़ी उम्र के लोग तो फिर जीवन की रियलिटी को समझने लगते हैं, वो रियलिटी में जीते हैं. पर एडोलसेंट जो है वो ज्यादातर कल्पना की दुनिया में जीते हैं. तो किशोर की परिकल्पना जो है उसके बारे में. एंड हीरो वर्शिप. हीरो वर्शिप का मतलब है, हीरो का मतलब नायक, वर्शिप माने पूजा. हीरो वर्शिप से आशय है कि बहुत से लोग हैं जो किसी ना किसी को, किसी स्पोर्ट्समैन को, किसी लीडर को, किसी एक्टर को, किसी सिंगर आदि को अपना हीरो या अपना आइडियल मानते हैं. इस दुनिया में बहुत से लोग हैं. ज्यादातर बच्चे लोग जो हैं वो स्पोर्ट्समैन को बहुत पसंद करते हैं, क्रिकेटर्स को. किशोर अवस्था की उम्र के जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्समैन के बहुत ज्यादा दीवाने होते हैं. तो हीरो वर्शिप का मतलब है कि अपना कोई पसंदीदा, कोई सेलिब्रिटी, कोई नायक, कोई एक्टर, कोई लीडर, कोई स्पोर्ट्समैन आदि को बहुत ज्यादा मानना, उसे पूजना. उसके बारे में फिर हम कोई बुराई नहीं सुन सकते, उसको सब कुछ अपना मानते हैं. तो ये हीरो वर्शिप और एडोलसेंट फैंटेसाइजिंग, इस विषय के ऊपर लेखक ने अपना चैप्टर लिखा है. तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं, वो मैं आपको पहले जल्दी से बता दूं. इसमें दो लड़कियां होती हैं. एक का नाम होता है सोफी. तो एक तो इसमें कहानी में जो प्रमुख पात्र है वो एक लड़की है स्कूल की, जिसका नाम है सोफी, और एक उसकी सहेली होती है जैंसी. अब सोफी जो है वो डे ड्रीमर किस्म की लड़की है, जागते हुए ख्यालों की दुनिया में रहती है, अपनी भविष्य के बारे में, जीवन के बारे में तरह तरह के सपने देखती है. तो वो हकीकत की दुनिया से दूर डे ड्रीमिंग में रहती है सोफी. जबकि उसके विपरीत उसकी सहेली जैंसी जो है वो रियलिस्टिक है, यथार्थ की, हकीकत की दुनिया में बिलीव करती है. इसके बाद इस कहानी में कुछ पात्र और हैं. सोफी के पिता हैं जो कि एक बिस्किट फैक्ट्री में
मजदूर की नौकरी करते हैं। सोफी की माँ इस कहानी में दिखाई है। इसके अलावा सोफी का छोटा भाई डेरेक दिखाया है और सोफी का बड़ा भाई जियोफ। तो इतने जो पात्र हैं वो इस कहानी में हैं। अब हम कहानी को शुरू करते हैं। When I leave, Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique. सोफी और जैंसी स्कूल से छूटकर घर की ओर आ रहे थे। रास्ते में सोफी ने जैंसी से कहा कि जब मैं स्कूल से निकलूंगी, यानी जब मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो मैं बुटीक खोलूंगी। बुटीक माने वो होता है जहां पे फैशनेबल कपड़े वगैरह सिले भी जाते हैं और सिलकर रेडीमेड बेचे भी जाते हैं। तो कहती है कि स्कूल से निकलने के बाद मैं अपना खुद का बुटीक खोलूंगी। जैंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर अलोंग द स्ट्रीट लुक्ड डाउटफुल। जैंसी जो है उसकी सहेली, जो कि उसके हाथों में हाथ डाल के ही उसके साथ साथ सड़क पर जा रही होती है, वो शंका से भरी निगाहों से सोफी को देखती है। टेक्स मनी सोफ, समथिंग लाइक दैट। जैंसी बोलती है सोफी को जो है वो शॉर्ट में सोफ कहकर पुकारती है। तो जैंसी कहती है कि सोफ, बुटीक खोलने के लिए तो पैसा चाहिए, लगभग कुछ इतना, ऐसे इशारा करके दिखाती है कुछ इतना सारा, खूब सारा पैसा चाहिए बुटीक खोलने के लिए। तो आई विल फाइंड इट, सोफी सैड, स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट। सोफी जो है सड़क पर दूर आगे तक देखते हुए जैंसी से बोलती है कि उसकी मैं पैसे का जुगाड़ या पैसे की व्यवस्था मैं कर लूंगी। टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। जैंसी बोली कि बुटीक खोलने लायक पैसा इकट्ठा करने में बहुत समय लगेगा। वेल, आई विल बी अ मैनेजर देन, यस ऑफ कोर्स, टू बिगिन विद, टिल आई हैव गॉट इनफ, बट एनीवे आई नो जस्ट हाउ इट इज ऑल गोइंग टू लुक। सोफी ने जैंसी को जवाब दिया, ठीक है, फिर तो मैं मैनेजर बन जाऊंगी, किसी कंपनी आदि में मैनेजर बन जाऊंगी। शुरुआत करने के लिए, मेरा करियर शुरू करने के लिए ये ठीक रहेगा, जब तक कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं हो जाता। मैनेजर बन जाऊंगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, पर्याप्त पैसा इकट्ठा हो जाएगा, फिर उस पैसे से बुटीक खोलूंगी। वैसे मैं बस इतना जानती हूं कि मेरा जब बुटीक होगा, खुलेगा, तो वो कैसा दिखेगा। दे वुडंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ, सोफ। जैंसी सोफी से बोली कि सोफ, वे लोग तुम्हें सीधे मैनेजर नहीं बना देंगे, यानी जिस कंपनी में भी जाओगी तो वहां एकदम सीधे मैनेजर नहीं बना देंगे। पहले छोटी पोस्ट पे रखा जाता है, फिर धीरे धीरे कई वर्षों में काम करते करते एक्सपीरियंस के साथ साथ धीरे धीरे प्रमोशन होता है। तो जैंसी ये बोली। सोफी बोलती है, आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट, सोफी सैड, आई विल बी अ नेचुरल, दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटीज एवर सीन। तो मैरी क्वेंट जो होती है वो एक ब्रिटिश फैशन डिजाइनर होती है। सोफी कहती है कि मैं मैरी क्वेंट की तरह बनूंगी, मैं बिल्कुल स्वाभाविक या प्राकृतिक रहूंगी, और दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, लोग ये बिल्कुल शुरू से देखेंगे। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी हैज एवर सीन। और कहती है कि मेरा जब बुटीक होगा तो वो एक बहुत ही अद्भुत दुकान होगी, जो कि इस शहर ने आज से पहले कभी देखी नहीं होगी। इस शहर के द्वारा देखी गई सबसे अद्भुत दुकान मेरी होगी, ऐसा सोफी कहती है जैंसी से। जैंसी, नोइंग दे वर बोथ ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, बिकेम melancholy. She wished Sophie wouldn't say these things. जैंसी, जो कि जानती थी कि वे लोग बिस्किट फैक्ट्री के लिए निर्धारित हैं, यानी उनके भाग्य में बिस्किट फैक्ट्री में नौकरी करना लिखा है, क्योंकि सोफी और जैंसी जो दोनों एक गरीब कहें या एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, गरीब घर के होते हैं। उनके पिता भी, सोफी के पिता भी बिस्किट फैक्ट्री में नौकरी करते थे। तो उनको जैंसी जो है यथार्थवादी दुनिया में रियलिस्टिक लड़की होती है और यथार्थ की दुनिया में जीना चाहती है। तो जैंसी को लगता है कि इन लोगों को भी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद बिस्किट फैक्ट्री में नौकरी करना पड़ेगी।
तो जैंसी जानती थी कि दोनों लोग वो निर्धारित हैं बिस्किट फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए। वो उदास हो जाती है। वो बस मन में यही इच्छा रखती है कि सोफी काश इस तरह की बातें ना कहे। When they reached Sophie's street, Jancy said, "It's only a few months away now. Soph, you really should be sensible." जब वो दोनों चलते चलते सोफी की गली तक आ पहुंचे तो जैंसी ने कहा कि सोफ, अब सिर्फ कुछ ही महीने बाकी हैं स्कूल पूरा होने में। अब तुम्हें वास्तव में समझदार हो जाना चाहिए। They don't pay well for shop work. You know that. Your dad would never allow it. तो आगे जैंसी कहती है सोफी से कि सोफ, अगर तुम कहीं किसी बिस्किट फैक्ट्री में या किसी शॉप में भी नौकरी करोगी तो वो तुम्हें ज्यादा पे नहीं करेंगे, ज्यादा पेमेंट नहीं करेंगे, ये तुम जानती हो। और तुम्हारे डैड भी जो है, तुम्हारे पिता भी स्वीकृति नहीं देंगे। और एन एक्ट्रेस, नाउ देर इज रियल मनी इन दैट। यस, एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, डू दे? एनीवे, दैट और अ फैशन डिजाइनर, यू नो समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड। आगे सोफी ने जो है जैंसी की बात को काटते हुए बोला कि या फिर मैं एक्ट्रेस बन जाऊं, अब इसमें वास्तविकता में अच्छा पैसा मिल जाएगा। हाँ, और एक्ट्रेस बनकर मैं साइड में अलग से बुटीक भी चला पाऊंगी। क्योंकि सोफी ने कहा कि एक्ट्रेसेस जो हैं बहुत ज्यादा हर समय तो काम नहीं करती, थोड़े बहुत समय काम करना पड़ता है। ज्यादातर समय एक्ट्रेसेस खाली रहती हैं, फ्री रहती हैं। तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी और साथ में अपना बुटीक भी खोल लूंगी। कहती है या फिर फैशन डिजाइनर ये बन जाऊंगी। और कहती है कि जो कुछ भी हो, मेरा जो बुटीक होगा वो बड़ा ही अत्याधुनिक, बहुत ही फैशनेबल टाइप का होगा। एंड शी टर्न्ड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर, लीविंग जैंसी स्टैंडिंग इन द रेन। और ये कहकर सोफी जो है अपने घर का जो दरवाजा, बाहर स्ट्रीट डोर जो था, घर का दरवाजा जो बाहर सड़क पर खुलता था, उससे अंदर चली गई। जैंसी को बाहर जो है बरसात हो रही थी, जैंसी को बाहर बारिश में ही छोड़कर वो अपने घर में चली गई। और जैंसी फिर वहां से लौट जाती है। इफ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाय अ बुटीक। अब घर में घुसते घुसते जैंसी जो है, सोफी जो है घर में घुसते घुसते बोलती है कि अगर कभी मेरे पास पैसा हुआ तो मैं एक बुटीक खरीदूंगी। हाँ, इफ यू एवर कम इन टू मनी यू विल बाय अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन। थैंक यू वेरी मच। ये बात सुनकर सोफी के पिता बोले, व्यंग में बोले थोड़े, हाँ, अगर कभी तुम्हारे पास पैसा हुआ, दोबारा इस बात को रिपीट करते हुए बोले कि अगर कभी तुम्हारे पास पैसा हुआ तो तुम हमारे रहने के लिए एक सुंदर सा शानदार सा मकान खरीदोगी, और इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सोफीज फादर वॉज स्कूपिंग शेपर्ड्स पाई इनटू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड गो, हिज प्लम्प फेस स्टिल ग्रीमी एंड स्वेट मार्क्ड फ्रॉम द डे। सोफी के पिता जो है वो एक बड़ी सी कचौड़ी लेकर अपने मुंह में ठूंस रहे थे, अपने मुंह में भरकर बड़ी सी कचौड़ी मुंह फाड़कर मुंह में ठूंस रहे थे, खा रहे थे। और उनका गोल मटोल चेहरा, मोटा तगड़ा गोल मटोल चेहरा जो है, थोड़ा उस पे धूल, गंदगी आदि और पसीने से सना हुआ था चेहरा, क्योंकि दिन भर की मेहनत करके आए हुए थे। तो अभी मतलब नहाए धोए भी नहीं थे, तो दिन भर की मेहनत से चेहरे पे धूल, पसीना आदि था। तो मुंह खोलकर मुंह में ठूंस कर कचौड़ी खा रहे थे। शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज डोंट शी डैड, सेड लिटिल डेरिक हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर। सोफी का छोटा भाई डेरिक अपने पिता की कुर्सी की पीठ से लटकते हुए अपने पिता से बोला, सोफी के बारे में बोला। सोफी का छोटा भाई डेरिक सोफी के बारे में अपने पिता से बोला कि इसे लगता है कि पैसे पेड़ पर
उगते होंगे। नहीं अच्छा डैड? देयर मदर साइड। घर में उनकी माँ भी थी, सोफी की माँ। काम करते करते थक गई थी तो उसने एक लंबी सांस भरी। सोफी वॉच्ड हर बैक, स्टूप्ड ओवर द सिंक एंड वंडर्ड एट द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ द डेलिकेट बाउ विच फास्टेंड हर एप्रन स्ट्रिंग्स। सोफी ने अपनी माँ को सिंक के ऊपर झुका हुआ और सिंक में कुछ काम करते हुए, शायद बर्तन आदि मांज रही हो, सिंक के ऊपर झुका हुआ देखा और उसे उस असंगति या बेमेल तरीके पर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ सोफी को। कौन सा? कि जो सोफी की माँ जो झुकी हुई थी तो उनकी कमर जो है थोड़ी टेढ़ी सी पड़ी हुई थी और उस टेढ़ी झुकी हुई कमर पर उनकी जो एप्रन होता है, यानी खाना बनाते वक्त, कुकिंग के वक्त जो कपड़ा बांध लेते हैं, जो जिसकी स्ट्रिंग्स, डोरियां गर्दन के पीछे बांध लेते हैं और पीछे कमर पर बांध लेते हैं, तो उनकी झुकी हुई कमर, धनुष की जैसी झुकी हुई कमर और जिसके ऊपर एप्रन की डोरियां बंधी हुई थी। तो इस बेमेल सी दिखने वाली चीज को देखकर सोफी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इन द विंडोज एंड द स्मॉल रूम वॉज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव एंड cluttered with the heavy breathing man in his vest at the table and the dirty washing piled up in the corner। तो आगे कह रहे हैं कि शाम जो है पहले ही शाम का अंधेरा घिर आया था और बाहर खिड़कियों से अंदर अंधेरा दिखने लगा था। इसके अलावा स्टोव के धुएं से भी, स्टोव से निकलते हुए धुएं से भी जो है कमरा भर गया था और जोर जोर से हांफता हुआ, सांस लेता हुआ सोफी का पिता, जो कि अपने बनियान पहने बैठा हुआ था, दिन भर के काम से थका हुआ, जो कि हांफ रहा था। घर जो है क्लटर्ड यानी अस्त व्यस्त, घर जो है उनका पूरा कमरे अस्त व्यस्त से थे। पिता जो है जोर जोर से सांस भर रहे थे, कमरे में स्टोव से धुआं वगैरह हो रहा था और बाहर की खिड़कियों से शाम का अंधेरा अंदर दिखाई दे रहा था और एक तरफ कमरे के कोने में गंदे मैले कपड़ों का, धोए जाने वाले मैले गंदे कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ। सोफी को अपने गले में थोड़ी सी कसाहट सी महसूस हुई, घुटन सी महसूस हुई, जो कमरे में जो धुआं भर रहा था उससे जो है भाप सी, स्टोव से निकलने वाली जो भाप या धुआं सा था, उससे उसको गले में थोड़ा सा चोक, घुटन सी महसूस हुई। तो सोफी जो है अपने दूसरे कमरे में अपने बड़े भाई जियोफ से मिलने चली गई। He was kneeling on the floor in the next room, tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet। सोफी का बड़ा भाई जियोफ जो है नीचे जमीन पर कारपेट बिछा हुआ था और उस पर एक न्यूज़पेपर के ऊपर अपनी मोटरसाइकिल का कोई पार्ट, अपनी मोटरसाइकिल जो कि खराब हो गई थी, उसके किसी पार्ट को लेकर उसके साथ कुछ जोड़ तोड़, कुछ खोला खाली मोटरसाइकिल के पार्ट से कर रहा था। फर्श पर बैठकर, कारपेट पर बैठा और न्यूज़पेपर बिछाकर उस पर मोटरसाइकिल का एक पार्ट रख के उसमें कुछ जोड़ तोड़, खोला खाली कर रहा था सुधारने के लिए। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, एन अप्रेंटिस मैकेनिक, ट्रेवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी। सोफी का बड़ा भाई जियोफ जो है 3 साल पहले स्कूल छोड़ चुका था और एक अप्रेंटिस मैकेनिक था। अप्रेंटिस मैकेनिक का मतलब होता है कि ऐसा कोई नौसिखिया लड़का जो मैकेनिक बनने के लिए किसी के वर्कशॉप पे काम कर रहा हो। आपने देखा होगा कई सारे मोटर मैकेनिक्स के गैराज या वर्कशॉप होते हैं, मोटरसाइकिल के, बाइक के। वहां पर कोई तो एक्सपर्ट मैकेनिक होता है, जो एक्सपर्ट मैकेनिक होता है, और कई उनके यहाँ सीखने वाले लड़के लगे रहते हैं। तो सोफी का भाई भी
3 साल से स्कूल छोड़े बैठा हुआ था और शहर में काफी दूर, घर से काफी दूर पैदल चलकर जाता था और एक मोटर मैकेनिक के यहाँ गाड़ियों की मरम्मत का काम सीख रहा था। अप्रेंटिस मैकेनिक था, तो वो सीखते भी हैं और थोड़ी बहुत नाम मात्र के बराबर थोड़ी बहुत सैलरी मिलती है। He was almost grown up now and she suspected areas of his life about which she knew nothing, about which he never spoke. सोफी का बड़ा भाई जियोफ जो है बड़ा हो चुका था और सोफी को अपने बड़े भाई जियोफ के जीवन के कई सारे पहलुओं के बारे में संदेह था, जिनके बारे में वो बिल्कुल नहीं जानती थी और जिनके बारे में वो बताता भी नहीं था। तो सोफी का बड़ा भाई जियोफ एक रिजर्व्ड नेचर का था, जो अपनी पर्सनल बातें, अपने सीक्रेट्स, अपने जीवन के बारे में, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, वो बताता नहीं था। और इसके कारण सोफी को अपने बड़े भाई जियोफ के जीवन के बारे में कई सारी बातें नहीं पता थी, जो कि वो जानना चाहती थी। He said little at all, ever voluntarily. जियोफ जो है सोफी का बड़ा भाई, वो खुद से होकर, स्वयं से होकर अपने बारे में कभी नहीं बताता था। Words had to be prized out of him like stones out of the ground. जियोफ से शब्द ऐसे निकलवाने पड़ते थे जैसे पत्थरों को जमीन में से खोदकर निकाला जाता है, यानी जबरदस्ती खोद कर, पूछ कर, तब वो कुछ थोड़ा बहुत अपने बारे में बताता था। एंड शी वॉज ऑलवेज जेलस ऑफ हिज साइलेंस व्हेन ही वॉजंट स्पीकिंग इट वॉज एज दो ही वॉज अवे समवेयर आउट देयर इन द वर्ल्ड इन दोज प्लेसेस शी हैड नेवर बीन। और सोफी जो है इस बात के लिए, अपने भाई की चुप्पी या खामोशी के लिए, जो कि वो अपने बारे में कुछ बताता नहीं था, इस बात से अपने बड़े भाई से वो जलती थी। और व्हेन ही वॉजंट स्पीकिंग, जब वो कुछ बोलता नहीं था, सोफी का बड़ा भाई जियोफ जब कुछ बोलता नहीं था, तो ऐसा लगता था जैसे मानो वो कहीं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो, जैसे वो यहां आपके सामने हो ही नहीं, कहीं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो, ऐसी जगह, दुनिया के ऐसे स्थानों पर पहुंच गया हो जहां सोफी कभी नहीं गई थी। वेदर दे वर ओनली द आउटलेइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सिटी और प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री हु न्यू, और चाहे वो बहुत दूर दूर के शहरों और जिलों की जगह हो, चाहे वो उनके गांव के आसपास की ही जगह हो, चाहे ऐसी जगह वो चला गया हो। कब? जब वो चुप रहता है, खामोश रहता है, और जब ऐसा लगता है कि वो यहां है ही नहीं, कहीं और चला गया है। तो चाहे वो दूर दूर के शहरों और जिलों में चला गया होता हो या फिर यहीं आसपास के क्षेत्र में ही रहता हो, कौन जानता है, ऐसा सोफी सोचती है। दे अटेंड अ स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर एंड रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच। और वे जगह, जिन जगहों में वो चला जाता था ख्यालों में, सोफी का भाई जियोफ जो कि बात नहीं कर रहा होता था, तो ऐसा लगता था कि कहीं किसी और जगह पहुंच गया है। तो वे सारी जगह जो है एक विशेष आकर्षण रखती थी सोफी के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे सारी जगह सोफी के लिए अनजान थी और उसकी पहुंच से बाहर थी। Perhaps there were also people, exotic, interesting people of whom he never spoke. It was possible, though he was quiet and didn't make new friends easily. कदाचित या संभवतः ऐसे भी लोग होंगे, अनोखे, विचित्र या विदेशी लोग, रोचक या दिलचस्प लोग, जिनके बारे में वो बात नहीं करता था, कभी बताता नहीं था। तो ये संभव था, दो ही वॉज क्वाइट एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड्स इजीली, कि संभव था ऐसा कि
सोफी का भाई जियोफ जो है कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हो जो कि बड़े अच्छे, अनोखे हों, रोचक या दिलचस्प हों, लेकिन जिनके बारे में वो बताता नहीं था क्योंकि वो शांत रहता था और वो आसानी से ज्यादा दोस्त नहीं बनाता था। शी लॉन्ग्ड टू नो देम। सोफी उन सब लोगों को जानना चाहती थी जिनको सोफी का भाई जियोफ जानता था, लेकिन घर पे उनके बारे में या सोफी को बताता नहीं था। उन सब लोगों को सोफी जानना चाहती थी। शी विश्ड शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शंस एंड दैट समडे ही माइट टेक हर विद हिम। सोफी ऐसी इच्छा रखती थी कि उसका भाई जो अपनी जो इच्छाएं हैं या रुचियां हैं या उसके जो लगाव हैं उनके बारे में भी सोफी को बताए, और वो कहीं जाता है किन किन लोगों से मिलता है तो सोफी को भी कभी वो अपने साथ ले जाए, उन लोगों से मिलवाए। ऐसी सोफी इच्छा रखती थी। दो देयर फादर फॉरबेड इट एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन। हालांकि इस बात के लिए उनके पिता मना करते थे और जियोफ ने भी कभी इस तरह का कोई विचार जो है व्यक्त नहीं किया। शी न्यू ही थॉट हर टू यंग। सोफी जानती थी कि जियोफ जो है उसे यानी सोफी को अभी बहुत छोटा समझता था। एंड शी वॉज इम्पेशेंट। और सोफी जो है उतावली या अधीर थी। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर एंड शी न्यू instinctively that she would feel as at home there as in the city which had always been her home। तो सोफी जो है वो कॉन्शियस थी, सचेत थी बाहर किसी एक बहुत बड़ी दुनिया के लिए जो कि उसका इंतजार कर रही थी। बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया जो सोफी का इंतजार कर रही थी और उसके लिए उस जो बाहर एक बड़ी दुनिया जो सोफी का इंतजार कर रही थी उसके प्रति सोफी सचेत थी। और वो ये जानती थी, सोफी ये जानती थी, सहज रूप से ये जानती थी कि वो उन जगहों पर वैसा ही घर जैसा महसूस करेगी जैसा कि वो उस शहर में महसूस करती थी जो शहर हमेशा से ही उसका घर रहा था। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल। और वो दुनिया, वो शहर या वो दुनिया जिसे सोफी मानती थी कि कहीं बाहर कोई एक दुनिया होगी जो मेरा इंतजार कर रही है, वो उम्मीद से सोफी के आगमन का इंतजार करता था। शी सॉ हरसेल्फ राइडिंग देयर बियॉन्ड जियोफ। और सोफी ने ऐसा ख्यालों में देखा, महसूस किया कि जैसे वो अपने भाई जियोफ के साथ पीछे मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां को, उस दुनिया को, उस जगह को जो सोफी का इंतजार कर रही है, वहां बाइक पर अपने भाई जियोफ के पीछे बैठकर वो जा रही होगी। ही वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स एंड शी अ येलो ड्रेस विद अ काइंड ऑफ केप दैट फ्लू आउट बिहाइंड। और उस ख्यालों की दुनिया में ही सोफी सोचती है कि उसका भाई जो है एक नई चमचमाती ब्लैक कलर की लेदर की जैकेट पहना होगा और वो स्वयं, सोफी स्वयं येलो कलर की ड्रेस, बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनी होगी जिसमें पीछे एक ऐसा कपड़ा सा होगा जो बाइक पर आगे चलती जाती होगी और वो पीछे हवा में लहराता होगा। देयर वॉज द साउंड ऑफ एप्लॉज as the world rose to greet them। और वहां जहां सोफी अपने ख्यालों की दुनिया में भाई के साथ बाइक पर बैठकर उस दुनिया में जहां गई जाती है तो वहां तालियों की गड़गड़ाहट थी, जैसे मानो कि वो शहर उनका स्वागत कर रहा हो, उनका अभिवादन कर रहा हो। ही sat frowning at the only component he cradled in his hands as though it were a small dumb animal and he was willing it to speak। जियोफ जो है वो बैठा गुस्से से गुस्से से अपनी भौहें तानकर, भौहों को तानकर उस पार्ट को, मोटरसाइकिल के उस पार्ट को जिसके साथ वो कुछ जोड़ तोड़ या खोला खाली कर रहा था,
उसको हाथ में अपना थोड़ा सा झुला सा रहा था ठीक करने के लिए। उसको देखता है, जो कि वो पार्ट जो तेल सा लगा हुआ, तेल की चिकनाई से लगा हुआ था, उसको गुस्से से भौएं तानता हुआ देखता है, जैसे मानो कि वो पार्ट जो है कोई एक मूक जानवर हो और वो ऐसी इच्छा रखता हो कि वो पार्ट कुछ बोले। आई मैट डैनी कैसी, सोफी सैड। सोफी ने तभी अपने भाई जियोफ से कहा कि मैं डैनी केसी से मिली हूं। डैनी केसी कौन होता है, अब यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा। डैनी केसी जो है आयरलैंड का एक फुटबॉल होता है। इस कहानी में लेखक ने ऐसा दिखाया है कि आयरलैंड देश का निवासी होता है और एक फुटबॉलर होता है। सोफी का बड़ा भाई जियोफ, इनके पिता, माँ, इनका छोटा भाई डेरेक, ये सब लोग फुटबॉल के बहुत बड़े शौकीन हैं। फुटबॉल मैचेस देखना इनकी बहुत बड़ी हॉबी होती है। इनका पूरा परिवार फुटबॉल का बहुत दीवाना होता है। और जो है ये जो नाम सोफी बताती है डैनी केसी, वो आयरलैंड का एक स्पोर्ट्समैन होता है, फुटबॉलर होता है, बहुत ही प्रोमिनेंट फुटबॉलर, एक बहुत ही प्रमुख फुटबॉल में एक बहुत अच्छा फुटबॉल का खिलाड़ी होता है। तो सोफी अभी भी अपने कल्पना की दुनिया में है और अपने भाई को कहती है कि मैं डैनी केसी से मिली हूं। ये अभी ऊंची ऊंची फेंक रही है, ये डैनी केसी से तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी अपनी कल्पना की दुनिया में है तो अपने भाई को ऐसा बताती है, क्योंकि ये उस डैनी केसी नाम के फुटबॉल खिलाड़ी की बहुत बड़ी प्रशंसक होती है, उसको अपना हीरो मानती है। और जैसा कि कहानी में शुरू में बताया था कि हीरो वर्शिप की भी थीम है, तो उसको अपना बहुत बड़ा हीरो मानती है, उसे बहुत पसंद करती है। अब आगे होता है, ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली वेयर, यकायक चौंकते हुए सोफी का बड़ा भाई जियोफ यहां वहां देखता है और बोलता है, कहां मिली तुम डैनी केसी से? इन द आर्केड फनीली इनफ। और सोफी बोली कि आर्केड में। बड़ा ही मजेदार रहा मेरा उससे मिलना। आर्केड जो है वो एक शॉपिंग एरिया को कहते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, शॉपिंग एरिया जो दोनों तरफ से ऊपर से छायादार किसी शेड वगैरह से ढका होता है और दोनों तरफ शॉपिंग मॉल्स, शोरूम्स वगैरह होते हैं, तो उसको आर्केड कहते हैं। तो सोफी बोली कि आर्केड में मिली और बड़ा ही मजेदार वो मुलाकात रही। इट इज नेवर ट्रू। जियोफ बोला ये सच नहीं है। आई डिड टू। सोफी बोलती है कि हाँ मैं मिली हूं। यू टोल्ड डैड। जियोफ ने कहा क्या तुमने डैड को बताया? शी शुक हर हेड चेसेंड एट हिज अनअवेयरनेस दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स। सोफी ने ना में सिर हिलाया कि डैड को नहीं बताया, लेकिन गुस्से से अपने भाई की अनअवेयरनेस, अनभिज्ञता पर उसको ताड़ना दी, उसको लताड़ा कि वो ही था जो हमेशा उसके सीक्रेट्स को हर किसी के साथ शेयर कर देता था। यानी सोफी के जो भी सीक्रेट्स होते थे या उसकी जो गोपनीय बातें होती थी, उसको जियोफ को अगर पता चलती थी तो वो हर किसी को बता देता था। इस बात पर सोफी उसको ताड़ना देती है कि मेरी हर बात तुम सबको बता देते हो। तो यानी सोफी यहां भी चाहती है कि जो बात वो अपने भाई जियोफ को अभी बता रही है कि मैं डैनी केसी नाम के एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी से मिली हूं, तो ये बात सोफी चाहती है कि उसका भाई जियोफ हर किसी को ना बता दे, जैसा कि वो हमेशा करता है। आई डोंट बिलीव इट। जियोफ बोला कि मुझे इस पर विश्वास नहीं है तुम्हारी बात पर। सोफी, देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन रॉयस विंडो व्हेन समवन केम एंड स्टूड बिसाइड मी एंड आई लुक्ड अराउंड एंड हु स्टूड इट बी बट डैनी केसी। आगे सोफी बोलती है कि वहां मैं रॉयस के शोरूम पर विंडो पर खड़ी कपड़े वगैरह आदि देख रही थी। तभी मेरे पास आकर एक आदमी मेरे पास आकर, एक नौजवान मेरे पास आकर खड़ा हुआ। जब मैंने देखा
तो वो डैनी केसी ही था, उसके अलावा और कौन हो सकता था। जियोफ बोलता है ऑल राइट, व्हाट डज ही लुक लाइक। जियोफ ने कहा अच्छा ठीक है, वो कैसा दिखता है। ओ कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक। सोफी बोली अरे चलो, तुम्हें पता नहीं है वो कैसा दिखता है। क्योंकि ये लोग फुटबॉल के बहुत प्रशंसक थे, तो वो टीवी आदि में भी फुटबॉल मैच देखते थे, या कभी उन्होंने रियलिटी में भी ग्राउंड पे उसको खेलते हुए देखा होगा। तो जियोफ को भी पता ही होगा कि डैनी केसी कैसा दिखता है। जियोफ बोलता है क्लोज टू, आई मीन। जियोफ बोला कि मेरे कहने का मतलब है कि पास से कैसा दिखता है। जब वो तुमसे आके मिला, तुम कह रही हो कि आर्केड में एक दुकान के पास वो तुमसे मिला, तो तुमने उसे पास से देखा, तो पास से कैसा दिखता है। वेल ही हैज ग्रीन आईज, जेंटल आईज, एंड ही इज नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक। शी वंडर्ड इफ शी वुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट। तो सोफी बोली कि वैसे उसकी आंखें हरी हैं और बहुत ही सौम्य और नर्म आंखें हैं उसकी, और इतना हाइट में इतना लंबा भी नहीं है जितना तुम सोचते हो। और सोफी को मन में सोफी को आश्चर्य हुआ कि उसके डैनी केसी के दांतों के बारे में भी बताए क्या, कि कैसे दिखते हैं क्या है। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद नहीं बताना चाहिए। देयर फादर हैड वॉश्ड व्हेन ही केम इन एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी एंड पिंक एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप। अब तक उनके पिता जो है, जियोफ और सोफी के पिता नहा चुके थे और साफ सुथरे चेहरे और हाथों के साथ बाहर निकल आए। उनके हाथ और चेहरा जो है चमक रहे थे, गुलाबी रंगत लिए थे, और उनके शरीर में से जैसा नहा के निकले थे तो साबुन की खुशबू आ रही थी। ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, टॉस्ड वन ऑफ लिटिल डेरेक्स शूज फ्रॉम हिज चेयर ऑन टू द सोफा एंड सेट डाउन विद अ ग्रंट। सोफी के पिता ने टेलीविजन ऑन किया और चेयर पर सोफी के छोटे भाई डेरिक का एक जूता रखा हुआ था, उसको उठाकर उछालकर सोफे पर फेंक दिया और बड़े हुंकारा सा भरते हुए जो है चेयर पर बैठ गए। धम्म से हुंकार सी आवाज निकालते हुए चेयर पर बैठ गए। सोफी मेट डैनी केसी, जियोफ सेड। अब जियोफ से रहा नहीं गया, उसने अपने पिता को बता ही दिया ये बात जो सोफी ने बोली थी। तो जियोफ ने अपने पिता से कहा कि सोफी डैनी केसी से मिली है। सोफी रिगल्ड वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल। सोफी जहां टेबल पर बैठी हुई थी वहां वो हल्की सी उसका शरीर ऐठा जो है छटपटा कर रह गई, इस बात पर कि उसके भाई ने पिता को क्यों बता दिया। हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर। सोफी के पिता ने अपनी मोटी सी गर्दन को घुमाकर सोफी की तरफ देखा। हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिस्डेन, और उनके चेहरे पर जो भाव थे वो तिरस्कार या घृणा के थे, क्योंकि उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो भी जानते थे कि उनकी बेटी सोफी जो है वो डे ड्रीमिंग करती है, दिन में जागते हुए का सपना देखती है, ख्यालों की दुनिया में ज्यादा रहती है। तो उन्हें भी शायद यकीन नहीं हुआ होगा कि सोफी जो है डैनी केसी से मिली होगी। तो गुस्से से, तिरस्कार से भरे भावों के साथ उन्होंने अपनी लड़की सोफी की तरफ देखा। इट्स ट्रू, जियोफ सेड। जियोफ ने कहा यह सच है, सोफी ऐसा कहती है। आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिनी, हिज फादर सेड रिवरेंटली टू द टेलीविजन, बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम एगो। उसके पिता जो है, जियोफ और सोफी के पिता जो है, बड़े आदर से टेलीविजन की तरफ देखते हुए, जैसे मानो कि टेलीविजन से बोल रहे हो, टेलीविजन की तरफ देखते हुए बोले कि मैं एक बार एक आदमी को जानता था जो कि टॉम फिनी नाम के एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी को जानता था, लेकिन यह बहुत पुरानी बात हो गई। यू टोल्ड अस, जियोफ सेड। जियोफ अपने पिता से बोला कि आपने हमें बताया था। कैसी माइट बी दैट गुड सम डे, और
आगे जियोफ बोला कि कैसी जो डैनी केसी है, तो उसके बारे में जियोफ बोला कि डैनी केसी भी किसी दिन जो है टॉम फिनी की तरह ही बहुत अच्छा और प्रसिद्ध उसके जैसा एक्सपर्ट हो जाएगा किसी दिन। बेटर देन दैट इवन, ही इज द बेस्ट। और सॉरी, ये बात जो है फादर ने बोला था, फादर ने बोली कि डैनी केसी भी जो है किसी दिन टॉम फिनी की तरह अच्छा हो जाएगा। तो जियोफ बोला कि पिताजी संभवतः उससे भी अच्छा हो जाए, शायद टॉम फिनी से भी ज्यादा अच्छा हो जाए डैनी केसी, क्योंकि वो बेस्ट है। इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, तो पिता बोले कि हाँ अवश्य हो जाएगा यदि वो अपने दिमाग का, खेल में अपने दिमाग का अच्छी तरह से उपयोग करे। इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, और यदि वे लोग उसका ढंग से ध्यान रखें, उसकी ढंग से केयर करें। कौन लोग? जिस टीम के लिए डैनी केसी खेलता था वो टीम वाले। अगर डैनी केसी का टीम वाले लोग अच्छी तरह ख्याल रखें और डैनी केसी खुद अपने दिमाग का अच्छी तरह इस्तेमाल करे, तो वो भी टॉम फिनी की तरह एक दिन अच्छा हो जाएगा, ऐसा पिता बोले। अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर अ यंगस्टर इन द गेम दीज डेज, क्योंकि आगे पिता ने बोला कि आजकल खेलों में, स्पोर्ट्स में जो यंगस्टर हैं, नौजवान लड़के आ रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी रुकावटें या बाधाएं हैं। ही विल बी ऑल राइट, ही इज विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री। जियोफ बोला कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा पिताजी, डैनी केसी एकदम ठीक हो जाएगा। वो देश की सबसे अच्छी टीम के साथ है, देश की सबसे अच्छी टीम में है। ही इज वेरी यंग यट। जियोफ और सोफी के पिता बोले कि लेकिन अभी वो काफी छोटा है। ही इज ओल्डर देन आई एम। जियोफ बोला कि पिताजी वो मेरे से बड़ा है उम्र में। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम। पिता बोले कि पहली टीम के लिए के हिसाब से बहुत यंग है। यहां पहली टीम का मतलब क्या है कि एक क्रिकेट की या फुटबॉल की जो टीम होती है, जैसे सपोज क्रिकेट की टीम की बात करें, 11 खिलाड़ियों की टीम होती है, तो ग्राउंड पर 11 खिलाड़ी खेलने जाते हैं, लेकिन एक्चुअली टीम 15 या 16 खिलाड़ियों की होती है। उसमें 3-4 एक्स्ट्रा खिलाड़ी भी होते हैं, बैट्समैन, बॉलर एक्स्ट्रा भी होते हैं, क्योंकि वो 11 खिलाड़ियों में से अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए या अगर कोई खेल के दौरान इंजर्ड हो जाए, तो वो जो 4-5 एक्स्ट्रा खिलाड़ी हैं उनमें से किसी को उसकी जगह रिप्लेस किया जा सके। तो वो जो प्रथम 11 खिलाड़ी जो ग्राउंड पर खेलते हैं, उसको फर्स्ट टीम जो है पिता का कहना होता है कि फर्स्ट टीम के हिसाब से डैनी केसी जो है बहुत छोटा है, अभी यंग है। आगे जियोफ बोलता है यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी। जियोफ बोलता है पिताजी डैनी केसी की जो क्षमता है, जैसी उसकी एबिलिटी है, उस क्षमता के साथ आप इस तरह का तर्क नहीं दे सकते। ही इज गोइंग टू बाय अ शॉप, सोफी सेड फ्रॉम द टेबल। सोफी अपने टेबल से ही बैठी बैठी बोली, अपने पिता और अपने भाई जियोफ से बोली कि वो एक दुकान खरीदने वाला है। डैनी केसी के बारे में बोली कि वो एक दुकान खरीदने वाला है। हर फादर ग्रिमेज्ड, वेयर डिड यू हियर दैट। पिताजी ने गुस्से से मुंह बनाया और चिढ़ते हुए सोफी से पूछा कि तुमने यह कहां सुना कि डैनी केसी दुकान खोलने वाला है। ही टोल्ड मी सो। सोफी बोली कि उसने खुद मुझे बताया। He muttered something inaudible and dragged himself round in his chair. सोफी के पिता जो है कुछ दबी हुई सी कम आवाज में कुछ बड़बड़ाए और वापस उन्होंने अपने आप को चेयर में खींच लिया। दिस अनादर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज। और पिता बोले कि ये एक और तुम्हारी मनगढ़ंत काल्पनिक कथा है। तुम जो अपने मन से ही इतनी मनगढ़ंत बातें बना लेती हो, तो ऐसी एक और तुम्हारे द्वारा मनगढ़ंत बात है ये एक और। ऐसे सोफी के पिता बोले सोफी से। आगे जियोफ बोलता है अपने पिता से शी मेट हिम इन द आर्केड
जियोफ सेड एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन। जियोफ अपने पिता से बोला अपनी बहन सोफी के बारे में कि ये उससे माने डैनी केसी से उससे आर्केड में मिली और इसने मुझे ये भी बताया कि ये सब कैसे हुआ, वो मुलाकात कैसे हुई। वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू अ लोड ऑफ ट्रबल, सैड फादर एग्रेसिवली। सोफी के पिता जो है बहुत ही गुस्से के साथ सोफी से बोले कि सोफी, आजकल ये जो तुम मन गढ़ंत अपने मन से ही कुछ सोचती रहती हो, अपने इतनी ऊंची ऊंची जो फेंकती रहती हो और अपने मन से जो उल्टा सीधा सोचती रहती हो, ये बात तुमको एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी। जियोफ नोज इट इज ट्रू, डोंट यू जियोफ? सोफी बोली कि जियोफ जानता है कि यह सच है। क्यों जियोफ, तुम नहीं जानते क्या? ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू। तभी पिता अचानक बोले कि अरे वो तुम पर विश्वास नहीं करता, अगर वो चाहे भी तो अब वो तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड्स फर्स्ट टीम स्क्वाड एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बीनेथ, थ्री ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिगी केसी। अब यहां से जो है सीन, दृश्य जो है बदल जाता है। अब क्या दिखाया है? द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल। टेबल पर एक लैंप था जिसकी पीली सी रोशनी सोफी के भाई के बेडरूम की दीवार पर पड़ रही थी। एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड्स फर्स्ट टीम स्क्वाड, और उसी दीवार पर यूनाइटेड की टीम, जिसके लिए डैनी केसी खेला करता था, जिस टीम के लिए, और उसकी प्रथम 11 खिलाड़ियों का जो दल था, उसका पोस्टर, एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था उस दीवार पर, उस पर भी रोशनी टेबल लैंप की पड़ रही थी। एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बीनेथ, और नीचे जो है रंग बिरंगे फोटो थे। उनमें से 3 फोटो तो उसी नौजवान आयरिश खिलाड़ी, आयरलैंड के उसी नौजवान खिलाड़ी, उसी अद्भुत या चमत्कारी खिलाड़ी या अत्यधिक प्रतिभावान खिलाड़ी, ये प्रोडिगी शब्द जो लिखा है PRODIGY, प्रोडिजी का मतलब होता है अत्यधिक प्रतिभावान व्यक्ति या चमत्कारी बालक। तो उसी चमत्कारी बालक या अत्यधिक प्रतिभावान खिलाड़ी डैनी केसी के 3 फोटो थे। वो नीचे वाले 3 तो केवल उस डैनी केसी के ही थे। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड। सोफी ने अपने भाई जियोफ से कहा, तुम वादा करो कि ये बात तुम किसी और को नहीं बताओगे। नथिंग टू टेल इज देयर। जियोफ बोला, इसमें बताने वाली तो कोई बात है ही नहीं। प्रॉमिस जियोफ, डैड वुड मर्डर मी। सोफी बोली कि जियोफ वादा करो, नहीं तो डैड मेरा खून कर देंगे। जियोफ, ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू। जियोफ बोला, सिर्फ तब तुम्हारा खून करेंगे जब उन्हें लगेगा कि ये सच है। प्लीज जियोफ। सोफी ने फिर रिक्वेस्ट करी कि प्लीज जियोफ, वादा करो कि तुम ये बातें मेरी किसी और को नहीं बताओगे। क्राइस्ट सोफी, यू आर स्टिल एट स्कूल, केसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स। जियोफ बोला कि ओ सोफी, भगवान के खातिर तुम ऐसी बच्चों जैसी बातें मत किया करो। तुम अभी भी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची हो, अभी तुम स्कूल से निकली नहीं हो, अभी भी तुम स्कूल की स्टूडेंट हो, अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो। और कहता है कि केसी के पास, डैनी केसी जो है एक सेलिब्रिटी है, एक बड़ा फुटबॉल खिलाड़ी है, उसके पास पता नहीं कितनी सारी लड़कियां होंगी। नो ही डजंट। सोफी बोली, नहीं, उसके पास नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट, ही जियर्ड। जियोफ मजाक उड़ाते हुए बोला कि तुम्हें यह कैसे पता। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ। सोफी बोली कि उसने मुझे बताया है, इसलिए मुझे पता चला। एज इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट। जियोफ बोला, हाँ, जैसे कोई भी तुम जैसी लड़की को कोई भी व्यक्ति मानो कुछ भी बता देगा, ऐसा है ना। यस ही डिड, ही इजंट लाइक दैट, ही इज क्वाइट। सोफी बोली, हाँ, उसने मुझे बताया कि उसके साथ
उसके पास कोई लड़कियां वगैरह नहीं है, वो किसी लड़कियों के चक्कर में नहीं है। उसने मुझे खुद बताया, डैनी केसी ने मुझे खुद बताया, ये सोफी बोली। और सोफी बोली कि वो उस तरह का आदमी नहीं है, वो शांत स्वभाव का है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली। जियोफ बोला कि नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली। जियोफ बोला कि स्पष्ट रूप से उतना शांत नहीं जितना कि ये सब होता है। मतलब जो सोफी ने बोला था डैनी केसी के बारे में कि वो शांत स्वभाव का है, तो उसके बारे में जियोफ कहता है कि स्पष्ट रूप से उतना शांत नहीं जितना तुम्हें लगता है। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जियोफ, इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट। सोफी बोली कि जियोफ ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं थी जो पहले उससे बोली। वेन आई सॉ हु इट वॉज आई सेड एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी केसी। सोफी बोली कि जब मैं आर्केड में रॉयस के कपड़ों के शोरूम के पास खड़ी थी, खिड़की से कपड़े देख रही थी, और मेरे पास आकर डैनी केसी खड़ा हुआ। जब पहली बार मैंने उसे देखा तो मैं आश्चर्यचकित होती हुई मैंने उससे पूछा, मैंने खुद ने पहल करके पूछा कि एक्सक्यूज मी, क्या आप डैनी केसी तो नहीं है? एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड, और वो थोड़ा आश्चर्यचकित सा दिखा। एंड ही सेड यस दैट इज राइट, और उसने कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, मैं डैनी केसी ही हूं। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एक्सेंट, यू नो, लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन। सोफी बोली जियोफ से, और मैं जानती थी कि वो ही डैनी केसी है, क्योंकि उसका जो एक्सेंट, बोलने का लहजा था, बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि हम टीवी पे देखते हैं। तुम जानते हो जैसे जब इन लोगों के इंटरव्यू लिए जाते हैं, मैच आदि जीतने के बाद खिलाड़ियों के इंटरव्यू लेते हैं, तो वो जिस लहजे में बोलता है, बिल्कुल उसी लहजे में उसने वहां आर्केड में मुझसे बात करी थी। उसके एक्सेंट को, उसके लहजे को सुनकर मैं समझ गई कि ये डैनी केसी ही है। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरिक, बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और अ पेन। आगे सोफी बोली जियोफ से, तो मैंने उससे अपने छोटे भाई डेरिक के लिए ऑटोग्राफ मांगा, लेकिन ना तो उसके पास ना मेरे पास कोई कागज था, ना कोई पेन था। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट। तो मैंने ऑटोग्राफ को रहने दिया और हम बस थोड़ा और बातें करने लगे अबाउट द क्लोथ्स इन रॉयस विंडो। रॉयस के शोरूम की खिड़की से जो कपड़े आदि दिख रहे थे, उन कपड़ों के बारे में बात करने लगे। ही सीम्ड लोनली, वो बड़ा ही एकाकी या अकेलेपन में प्रतीत हो रहा था। आफ्टर ऑल इट इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड। सोफी बोली आखिरकार वो इतने दूर से आया हुआ है, पश्चिमी आयरलैंड से जो आया हुआ है, तो अपने घर परिवार से इतना दूर है, तो लोनलीनेस, एकाकीपन, अकेलापन महसूस कर ही रहा होगा। एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग ही सेड इफ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन। ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड। सोफी आगे जियोफ को बोलती है, और जब वो जाने लगा, डैनी केसी जब आर्केड से जाने लगा, तो उसने मुझसे कहा कि अगर मैं अगले सप्ताह उसे आकर मिलूं तो वो दोबारा जब हम मिलेंगे तब मुझे ऑटोग्राफ दे देगा। और मैं उससे बोली कि बेशक मैं बिल्कुल आऊंगी आपसे मिलने। तो ऐसे सोफी ने अपने भाई जियोफ को बताया। एज इफ ही वुड एवर शो अप। जियोफ बोला अपनी बहन सोफी से कि जैसे वो सच में तुमसे मिलने आ जाएगा। कौन? डैनी केसी के बारे में बोल रहा है कि जैसे वो सच में ही आ जाएगा तुमसे मिलने। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू? सोफी बोली अपने भाई से कि तुम अब तो मुझ पर विश्वास करते हो ना? ही ड्रैग्ड हिज जैकेट which was shiny and shapeless from the back of the chair and pushed his arms into it. जियोफ ने अपनी जैकेट जो कि शाइनिंग सी, चमकदार और आकृति विहीन थी, उसको एक
टेबल की बैक पर जो लटकी हुई थी वहां से उसको खींचकर उसने उठाया और उसके अंदर अपने जैकेट के अंदर अपने हाथ डाले। शी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस। सोफी ने ऐसी इच्छा जताई, मन में सोचा कि काश ये अपने अपीयरेंस माने जैसा प्रकट दिखावा होता है, यानी कि कोई व्यक्ति कैसा दिख रहा है उसका दर्शन या प्रकट दिखावा। तो सोफी ने ऐसी इच्छा रखी कि उसका भाई जो है जैसा दिखता है अपने अपीयरेंस का पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया करे। विश्ड ही केयर्ड मोर अबाउट क्लोथ्स। और सोफी ने ऐसी भी इच्छा जताई कि उसका भाई अपने कपड़ों के बारे में भी ज्यादा चिंता किया करे। ही वॉज टॉल विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, हैंडसम शी थॉट। सोफी ने सोचा कि उसका भाई अच्छा लंबा और हट्टा कट्टा और थोड़े से डार्क कलर के फेस वाला, थोड़ा सा उसका रंग दबा हुआ था, लेकिन हैंडसम सुंदर था। ऐसा सोफी ने मन में सोचा कि ये अपने कपड़ों का और अपने दिखावे के बारे में, अपने प्रकट दर्शन के बारे में चिंता क्यों नहीं करता। इट इज द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड, ही सेड। जियोफ बोला कि ये सबसे अप्रत्याशित बात है जो मैंने आज तक सुनी है। अब उसके बाद यहां का दृश्य सीन खत्म होता है। दूसरा सीन जो है कहानी का शुरू होता है। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। अब यहां पिलग्रिमेज शब्द का प्रयोग किया गया है। पिलग्रिमेज का मतलब जो है वैसे तीर्थ यात्रा होता है, लेकिन यहां तीर्थ यात्रा पिलग्रिमेज का प्रयोग फुटबॉल मैच के लिए क्यों किया है? क्योंकि सोफी का बड़ा भाई जियोफ, उनके पिता, सोफी का छोटा भाई डेरेक, उनकी मां, इनका पूरा परिवार फुटबॉल का बहुत दीवाना था। तो जैसे कोई भगवान का भक्त होता है तो उसके लिए भगवान का घर तीर्थ यात्रा की तरह, पिलग्रिमेज की तरह होता है। तो इन लोगों के लिए जो फुटबॉल के बहुत प्रशंसक थे, तो इनके लिए फुटबॉल ग्राउंड या फुटबॉल का स्टेडियम पिलग्रिमेज के समान है। इसलिए लेखक ऐसा लिख रहा है कि शनिवार को उन्होंने अपना साप्ताहिक पिलग्रिमेज, जो हर सप्ताह वो फुटबॉल का मैच देखने जाते थे, तो हर बार की तरह शनिवार को भी वो लोग पूरा परिवार तीर्थ यात्रा पे अपनी, यानी कि फुटबॉल मैच देखने के लिए गया। और यूनाइटेड की टीम, जिस टीम के वो लोग बहुत बड़े फैन थे, जिस टीम के लिए डैनी केसी फुटबॉलर खेला करता था, उस टीम का मैच देखने गए। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल। जियोफ एज ऑलवेज वेंट विद हिज मेट्स हायर अप। तो सोफी अपने पिता और अपने छोटे भाई डेरेक के साथ नीचे स्टेडियम में नीचे की तरफ गोल के पास वाली जगह पर आकर बैठे। जियोफ हमेशा की तरह, जैसे कि वो हमेशा करता था, अपने संगी साथियों के साथ स्टेडियम में थोड़े ऊंचे की साइड पवेलियन पे जाकर बैठ गया। यूनाइटेड वन 2-0 एंड केसी ड्रोव इन द सेकंड गोल, अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस, going around the two big defenders on the edge of the penalty area, with her father screaming for him to pass and beating the hesitant goalkeeper from a dozen yards. तो वो मैच यूनाइटेड जो टीम थी जिसके लिए डैनी केसी खेला करता था, यूनाइटेड ने वो मैच 2-0 से जीत लिया। और दूसरा वाला गोल जो है, विनिंग गोल जो था, वो डैनी केसी ने किया था। और डैनी केसी जो है वो मिश्रण था एक आयरलैंड के जीनियस व्यक्ति और एक मासूम व्यक्ति के बीच का मिश्रण था, दोनों का मिला जुला रूप था। डैनी केसी जो है पेनल्टी एरिया जो होता है फुटबॉल में, जो पेनल्टी एरिया होता है, उसके पास दो बड़े बड़े विरोधी विपक्षी टीम के डिफेंडर्स, रक्षकों के पास होता हुआ गया। और उस वक्त जियोफ और सोफी के पिता जो है डैनी को जो है फुटबॉल पास करने के लिए जोर जोर से चीख रहे थे। जो फैंस होते हैं वो स्टेडियम में, गैलरीज में, पवेलियन में बैठे बैठे जोर जोर से चीखते हैं, अपने जो
अपनी जो टीम होती है जिसको वो फेवर करते हैं, अपने जो खिलाड़ी होते हैं जिनको वो फेवर करते हैं, उनको जोर जोर से अप्लॉज करते हैं, चीखते हैं, उनको इनकरेज करते हैं। तो सोफी और जियोफ के पिता जो है जोर जोर से चीख रहे थे कि बॉल जो है पास करके वहां तक पहुंचाई जाए, डैनी केसी तक, और कुछ दर्जन गज की दूरी पर हिचकिचाते हुआ जो गोलकीपर जो था उसके ऊपर चीख रहे थे। सोफी ग्लोड विद प्राइड। सोफी जो है गर्व से चमक रही थी क्योंकि उसका जो हीरो था, उसका जो फेवरेट फुटबॉलर था डैनी केसी, वो गोल मैच में प्रगति कर रहा था, उसने दूसरा गोल किया था। तो सोफी जो है गर्व से खिली खिली चमक रही थी। आफ्टरवर्ड्स जियोफ वॉज एक्सटैटिक। उसके बाद मैच के बाद जियोफ भी अति प्रसन्न हो गया था। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन द बस। अब लौटते समय किसी ने बस में कहा कि काश वो इंग्लिश मैन अंग्रेज होता डैनी केसी के बारे में, क्योंकि वो आयरिश था, आयरलैंड का निवासी था। तो बस में किसी ने कहा कि काश वो अंग्रेज होता। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरिक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम। जब सोफी अपने छोटे भाई डेरेक को लेकर घर पहुंची तो डेरेक ने अपने मां को बताया कि आयरलैंड फुटबॉल का विश्व कप जीतेगा। हर फादर वॉज गॉन टू द पब टू सेलिब्रेट। उनके पिता, सोफी और जियोफ के पिता बियर बार चले गए थे ड्रिंक करने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि उनकी पसंदीदा जो टीम थी वो जीत गई थी। तो उसकी जीत का जश्न मनाने के लिए वो बियर बार चले गए थे। व्हाट इज दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेंसी सेड नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह फिर यहां से दृश्य चेंज होता है। अगले सप्ताह जब सोफी जेंसी से मिली तो जेंसी ने कहा सोफी से कि अरे सोफी, ये क्या है जो तुम आजकल इतने दिनों से कहती फिर रही हो? अबाउट व्हाट? सोफी ने कहा किस बारे में, मैं किस बारे में कहती फिर रही हूं? योर जियोफ टोल्ड अवर फ्रैंक यू मेट डैनी केसी। तो जेंसी बोली कि तुम्हारे भाई जियोफ ने मेरे भाई फ्रैंक को बताया है कि तुम फुटबॉलर डैनी केसी से मिली हो। दिस वॉजंट एन इंक्विजिशन, जस्ट जेंसी बीइंग नोजी। ये कोई जांच पड़ताल नहीं थी। जेंसी जो है कोई खोजबीन या जांच पड़ताल नहीं कर रही थी। बस ये है कि जेंसी जो है सोफी के मामले में टांग अड़ा रही थी। बट सोफी वॉज स्टार्टल्ड। लेकिन सोफी जो है वो आश्चर्यचकित हो गई। ओ दैट, सोफी ने कहा अरे वो बात। जेंसी फ्राउंड, सेंसिंग शी वॉज कवरिंग। यस दैट। जेंसी ने गुस्से से अपनी भौहें तानी और ये जानते हुए, ये भांपते हुए कि सोफी जो है कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी, उसने कहा हाँ वही बात। वेल यस आई डिड। सोफी बोली हाँ सही है, मैं मिली हूं डैनी केसी से। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम्ड। तो जेंसी गुस्से से चीखते हुए बोली कि तुम कभी नहीं मिली उससे। सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड। सोफी जो है नीचे जमीन की तरफ घूरने लगी। डैम दैट जियोफ, दिस वॉज अ जियोफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग। सोफी अपने भाई जियोफ के लिए बड़बड़ाते हुए कहने लगी, कहती है कि सत्यानाश जाए, ये जो है ये बात सिर्फ जियोफ के लिए थी, जेंसी के लिए नहीं थी। इट वॉज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम। सोफी ने यह भी सोचा कि वो बात जो मैंने अपने भाई को बताई वो तो सिर्फ उन दोनों के बीच की बात थी, किसी और को बताने के लिए नहीं थी। समथिंग सीक्रेट, कुछ गोपनीय या सीक्रेट बात थी। इट वॉजंट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल। और उसने सोचा कि ये जेंसी को बताने लायक तो बिल्कुल भी बात नहीं थी। टेल जॉकी जेंसी समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट। अब सोफी बोली कि ये बड़बड़ी जेंसी को कोई भी बात बता दो तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाती है। यानी अगर जेंसी को कोई भी बात बता दी जाए तो वो इतनी बातूनी है, इतनी बड़बड़ी है कि पूरे मोहल्ले को वो बात पता चल जाती है। डैम दैट जियोफ वॉज नथिंग सैक्रेड।
इट इज अ सीक्रेट मेंट टू बी। और सोफी बोली कि सत्यानाश जाए जियोफ का, कुछ भी वो यहां पे सीक्रेट के बजाय वो सैक्रेड बोल पड़ी। सैक्रेड का मतलब वैसे पवित्र होता है, कि कुछ भी सैक्रेड नहीं रहने देता। जैंसी उसको ठीक करते हुए बोलती है कि सैक्रेड नहीं, सीक्रेट है ये, यानी कि गोपनीय। आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ, यू नो दैट। जैंसी बोली कि सोफ तुम जानती हो कि ये बात अगर मुझे पता चल गई है तो मैं इसको सीक्रेट ही रखूंगी, मैं सब में नहीं बताऊंगी। आई वॉजंट गोइंग टू टेल एनी वन, देर विल बी अ राइट ओल्ड रो इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट। सोफी बोली कि मैं ये बात किसी को भी नहीं बताने वाली थी, क्योंकि अगर मेरे पिताजी को ये बात पता चल जाती तो घर में अच्छा खासा झगड़ा हो जाता इसके बारे में। जैंसी ब्लिंक्ड अ रो, आई वुड हैव थॉट ही वुड बी चफ्ड एज एनीथिंग। जैंसी ने अपनी आंखें झपकाई, पलकें झपकाई और बोली कि झगड़ा, मैंने तो ये सोचा था कि तुम्हारे पिता ये सोचकर चकित हो गए होंगे कि तुम डैनी केसी जैसे महान फुटबॉलर से मिली हो। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पिताजी चकित हो जाएंगे, तुम झगड़े की बात कर रही हो। शी रियलाइज्ड देन दैट जैंसी डिडंट नो अबाउट द डेट बिट, जियोफ हैडंट टोल्ड अबाउट दैट। सोफी को यह एहसास हुआ कि शायद डैनी केसी और सोफी के बीच की जो डेट थी, मुलाकात थी, जो कि एक्चुअली हुई ही नहीं थी। डैनी केसी फुटबॉलर और सोफी के बीच की जो डेट थी, मुलाकात की थी, एक लड़का लड़की के बीच की जो मुलाकात होती है, वो जो कि सिर्फ सोफी की कल्पना में थी, सोफी अपने डे ड्रीमिंग में देखती थी, जो कि वास्तविकता में हुई नहीं थी। तो सोफी को लगा कि मेरे भाई ने शायद मेरी और डैनी केसी की डेट की बात जैंसी को नहीं बताई है। ये सोफी को ऐसा महसूस हुआ। शी ब्रीड मोर इजीली। अब ये सोचकर, ये महसूस करके सोफी जो है आसानी से चैन की सांस लेने लगी। सो जियोफ हैडंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल। तो आखिरकार जियोफ ने सोफी को निराश नहीं किया था। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल। और सोफी को ऐसा लगा कि आखिरकार उसका भाई जियोफ उस पर विश्वास करता है। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सेक्रेड। यहां भी सेक्रेड के बजाय सीक्रेट होना चाहिए। सोफी ने सोचा कि आखिरकार कुछ बातें तो ऐसी हैं जो सीक्रेट या गोपनीय होना चाहिए। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ बट वी हैडंट एनी पेपर और अ पेन, सो इट वॉज नो गुड। हाउ मच हैड जियोफ सेड? सोफी बोली कि ये तो बस वास्तविकता में एक छोटी सी बात है। मैंने डैनी केसी से ऑटोग्राफ मांगा था, लेकिन ना तो उसके पास ना मेरे पास कोई कागज था, ना ही हमारे पास कोई पेन था, तो ऑटोग्राफ की बात आई गई हो गई। जैंसी ने पूछा कि सोफी पूछती है अपनी दोस्त जैंसी से, हाउ मच हैड जियोफ सेड, कि तुम्हें जियोफ ने कितना बताया, यानी मेरे और डैनी केसी के बारे में कितनी बात तुम्हें मेरे भाई जियोफ ने बताई। जीसस, आई विश आई वुड हैव बीन देयर। जैंसी बोली, हे भगवान, मेरी तो इच्छा थी कि काश मैं भी उस वक्त वहां होती जब तुम्हारी और डैनी केसी की मुलाकात हुई थी, तो काश मैं भी वहां होती उस वक्त। ऑफ कोर्स माई डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट। You know what a misery he is, but the last thing I need is queues of people round our house asking him, what is all this about Danny Casey? He would murder me. And you know how my mom gets when there is a row? सोफी बोली, बेशक मेरे पिता जो है इस बात पर विश्वास करना नहीं चाहते। तुम जानती हो कि मेरे पिता किस प्रकार के दयनीय इंसान हैं, लेकिन एक आखिरी चीज जो मैं चाहती हूं, जिसकी मुझे जरूरत है, वो ये कि काश मेरे घर के बाहर लंबी लंबी कतार हो, लोग आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए हो लाइन लगाकर, और मेरे पिता से पूछ रहे हो कि अरे भाई साहब क्या हुआ, वो आपकी बेटी की डैनी केसी से मुलाकात के बारे में क्या हुआ, डैनी केसी आपकी बेटी से कैसे मिला, कब मिला, कहां मिला। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मेरे पिता मेरा खून कर देंगे। और सोफी बोली, और जैंसी तुम जानती हो कि जब भी मेरे घर में झगड़ा होता है तो मेरी
माँ जो है वो कैसी हो जाती है या मेरी माँ की हालत कैसी हो जाती है जब भी घर में झगड़ा होता है। जेंसी सेड हश्ड, यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, यू नो दैट। जेंसी बोली कि अरे चुप रहो सोफ, तुम मेरे पे भरोसा कर सकती हो, यानी तुम मुझे जो कुछ हुआ, तुम्हारी और डैनी केसी की मुलाकात क्या हुई, कैसे हुई, उस दौरान क्या क्या हुआ वो मुझे बता सकती हो, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ऐसा जेंसी ने सोफी को विश्वास दिलाया। आफ्टर डार्क शी वॉक्ड बाय द कैनल along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water। अब वो दृश्य भी खत्म हो गया कहानी का कि जब सोफी और जेंसी के बीच में बात हो रही थी। अब फिर से दूसरा दृश्य चालू होता है। आफ्टर डार्क शी वॉक्ड बाय द कैनल। अब अंधेरा घिरने के बाद, अंधेरा घिर आने के बाद, जब शाम हो गई, अंधेरा घिर गया, तो सोफी जो है नहर के बाजू में, नहर के बगल बगल में, नहर के किनारे किनारे जा रही थी। अलोंग अ शेल्टर्ड पाथ लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प्स फ्रॉम द वार्फ अक्रॉस द वाटर। और जो है नहर के पानी की दूसरी तरफ से जो लैंप वगैरह जल रहे थे उनकी रोशनी पानी की इस तरफ जो आ रही थी, और शेल्टर्ड अलोंग अ शेल्टर्ड पाथ, और सोफी जो है नहर के किनारे किनारे जा रही थी। ऊपर से जो वो जिस रास्ते से जा रही थी वो छायादार रास्ता था, और एकमात्र रोशनी जो है वो पानी के उस तरफ से, दूसरी तरफ से जो लैंप्स थे, तो पानी के दूसरे घाट की तरफ से जो लैंप वगैरह थे उनकी रोशनी आ रही थी, जिस साइड सोफी चल रही थी उस साइड। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड एंड डिस्टेंट। और शहर के ट्रैफिक का, शहर का शोर शराबा, शहर की लगातार आने वाली भिनभिनाहट जैसी आवाज, शोर शराबे की आवाज जो है वो धीमी और काफी दूर छूट गई थी। इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। ये वो जगह थी जहां अक्सर सोफी जब छोटी बच्ची थी तो इस जगह पे खेला करती थी। देयर वॉज अ वुडन बेंच बीनीथ अ सॉलिटरी एम वेयर लवर्स समटाइम्स केम। और वहां पे एल्म के एक पेड़, यानी चिराबेल का पेड़ होता है, चिराबेल के एक पेड़ के नीचे एक लकड़ी की एक अकेली बेंच लगी हुई थी। एक अकेले चिराबेल के पेड़ के नीचे लकड़ी की एक बेंच लगी थी जहां प्रेमी लोग अक्सर आया करते थे मीटिंग करने के लिए, मुलाकात करने के लिए। शी सैट डाउन टू वेट। सोफी वहां बैठ गई इंतजार करने के लिए, इंतजार करते हुए। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, शी हैड ऑलवेज थॉट सो, फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड। वो जो है एक सबसे अच्छी जगह थी जो इस प्रकार की मीटिंग के लिए, लवर्स की मीटिंग के लिए बहुत अच्छी जगह हो सकती थी, ऐसा सोफी हमेशा से सोचा करती थी। फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व, खास तौर पे ऐसे जोड़े के लिए, ऐसे लड़की लड़का या ऐसे लवर्स के लिए जो ये नहीं चाहते थे कि वो दूसरों की निगाहों में आए, उन लोगों के लिए वो एक, ये जगह जो है नहर के किनारे जो चिराबेल का पेड़ था उसके नीचे जो बेंच लगी थी वो एक ऐसी जगह थी उन लोगों के लिए, उन प्रेमियों के लिए जो नहीं चाहते थे कि वो लोगों की नजरों में आए। शी न्यू ही वुड अप्रूव। और सोफी जानती थी कि अगर डैनी केसी के साथ उसकी मीटिंग हुई, कभी डैनी केसी के साथ वास्तविकता में उसकी जो है डेट हुई, तो डैनी केसी भी इस जगह को पसंद करेगा, ऐसा वो जानती थी। फॉर सम वाइल वेटिंग शी इमेजिन्ड हिज कमिंग। कुछ समय इंतजार करने के बाद सोफी जो है फिर से अपने डे ड्रीमिंग में, जागते हुए के सपनों में पहुंच गई और ऐसा इमेजिन करने लगी, ऐसी कल्पना करने लगी कि डैनी केसी शायद उससे मिलने आ रहा होगा। अब ये ऐसा कल्पना कर रही है सोफी कि डैनी केसी उससे मिलने शायद आ रहा होगा। शी वॉच्ड along the canal, seeing him come out of the shadows, imagining her own consequent excitement। सोफी जो है अपनी खुद की परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली उत्सुकता में कल्पना करते हुए ऐसा देखने लगी, ऐसा महसूस करने लगी, ऐसा उसने देखा कि जैसे नहर के किनारे से जो है परछाइयों में से निकलकर
परछाइयों को चीरता हुआ, परछाइयों में से निकल करके होता हुआ डैनी केसी शायद उसके पास आ रहा हो, ऐसा वो मन में कल्पना में सोचने लगी। नॉट अंटिल सम टाइम हैड elapsed डिड शी बिगिन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस द आइडिया ऑफ हिज नॉट कमिंग। अभी सोफी को ऐसा मन में इमेजिन करते हुए, कल्पना करते हुए कुछ ही समय बीता था, कुछ ही समय गुजरा था कि सोफी जो है डैनी केसी के ना आने के और उसके आने के जो ख्याल था उसके बीच में संतुलन कायम करने की कोशिश करने लगी। एक्चुअली तो सोफी भी जानती थी कि वो जागते हुए का सपना देख रही है। डैनी केसी ऐसा थोड़ी है कि उससे मिलने आ ही जाएगा। वो मन में अगर कल्पना करती है, उसको अपना हीरो मानती है या उससे प्रेम करती है, तो उससे मिलने वो आ ही जाएगा। ये तो सोफी भी जानती थी कि ऐसा संभव नहीं है कि उससे मिलने वो वहां पे आ ही जाएगा। वो तो सिर्फ अपनी कल्पना कर रही है। तो डैनी केसी उससे मिलने आता या नहीं आता, इस बीच की कल्पनाओं में वो अपने ख्यालों को बैलेंस करने, संतुलन में लगी हुई थी। हियर आई सिट, शी सेड टू हरसेल्फ, विशिंग डैनी वुड कम, विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग। यहां मैं बैठी हुई हूं, सोफी अपने आप से बात करने लगी, बोली कि यहां मैं बैठी हूं और ऐसी इच्छा रखती हूं कि काश डैनी केसी यहां आ जाता और काश वो यहां आकर समय, गुजरते हुए समय को अनुभव करता मेरे साथ। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टीयरिंग इनसाइड मी। सोफी सोचती है कि शंकाओं की जो पीड़ा, शंकाओं की जो पीड़ा या कष्ट मेरे मन में जो उथल पुथल मचा रहा है, उसको मैं महसूस कर सकती हूं। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देर इज नो साइन ऑफ हिम। सोफी सोचती है कि मैं उसको यहां बैठे बैठे उसका इंतजार कर रही हूं, लेकिन उसके आने का कोई संकेत या उसके आने जैसा कोई इशारा या संकेत नहीं मिल रहा। आई रिमेंबर जियोफ सेइंग ही वुड नेवर कम एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी व्हेन आई टोल्ड हिम। सोफी सोचती है कि मुझे याद आ रहा है मेरे भाई जियोफ का मुझसे यह कहना कि डैनी केसी मुझसे मिलने कभी नहीं आएगा, और किस प्रकार जब मैंने उन्हें बताया था कि मैं डैनी केसी से मिली हूं और वो दोबारा मुझसे मिलने आएगा, तो किस प्रकार वे सब लोग यानी सोफी के भाई, उसके माँ बाप, उसके घर वाले किस प्रकार मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे थे जब मैंने उन्हें ये बताया था कि डैनी केसी मुझसे मिलने दोबारा आएगा। आई वंडर वॉट विल आई डू, वॉट कैन आई टेल देम नाउ इफ ही डजंट कम। सोफी सोचती है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि अगर डैनी केसी मुझसे मिलने अभी नहीं आया तो मैं घर जाकर उन लोगों को यानी अपने घर वालों को क्या बताऊंगी। बट वी नो हाउ इट वॉज डैनी एंड मी, दैट इज द मेन थिंग। लेकिन हम जानते हैं कि ये कैसा था सब, डैनी और मेरा। ये ही मुख्य बात है कि मेरे और डैनी के बीच मुलाकात हुई, क्या हुई, कैसे हुई, ये मेन बात है। हाउ कैन यू हेल्प वॉट पीपुल चूज टू बिलीव। सोफी सोचती है कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचना या लोग क्या विश्वास करना पसंद करते हैं, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना अलग विश्वास होता है, तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डिस्पॉन्डेंट दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी। सोफी सोचती है लेकिन फिर भी ये बात मुझे हताश कर रही है, निराश कर रही है। मेरे मन का ये जानना, मुझे ये पता होना, मुझे ये जानना कि मैं कभी भी अपने घर वालों को ये प्रदर्शित नहीं कर पाऊंगी, मैं कभी भी अपने घर वालों को ये नहीं दिखा पाऊंगी कि मुझ पर शंका करके वे लोग गलत थे, मुझ पर विश्वास ना करके वे लोग गलत थे। ऐसा मैं अपने घर वालों को कभी नहीं बता पाऊंगी, और ये बात मुझे हताश कर रही है। शी वेटेड मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर। सोफी बैठी इंतजार करती रही और इस प्रकार से जो उसके अंदर जो बदलाव, उसके मन में जो उथल पुथल या बदलाव चल रहा था, उनको नापते हुए
बैठी रही। नाउ आई हैव बिकम सैड शी थॉट, अब मैं दुखी हो गई हूं, ऐसा सोफी ने सोचा। एंड इट इज अ हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस, और ये दुख जो है एक बहुत ही कठिन बोझा है ढोने के लिए। सोफी ने सोचा कि मेरा ये दुख ढोने के हिसाब से बहुत कठिन बोझ है, इसको मैं कैसे ढोऊंगी। सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, आई कैन सी द फ्यूचर एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन। सोफी सोचती है कि यहां बैठे बैठे और ये जानते हुए कि डैनी केसी मुझसे मिलने नहीं आएगा, मैं भविष्य देख सकती हूं और एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, और कैसे मुझे इसी बोझ के साथ जीना पड़ेगा ये भी मैं देख सकती हूं। बट ऑफ कोर्स विल डाउट मी, सॉरी ये एक लाइन में थोड़ा सा गलत पड़ गया, विद दिस बर्डन, हाँ, दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज। सोफी अपने घर वालों के बारे में, अपने बड़े भाई जियोफ, अपने माता पिता के बारे में सोचती है, अपने छोटे भाई डेरेक के बारे में सोचती है कि वे लोग मुझ पर शंका करेंगे जैसे कि हमेशा वो लोग करते हैं, लेकिन मुझे जो है इस बात से गिरना नहीं है, टूटना नहीं है, मुझे सिर उठाकर ही रहना है, ये ध्यान करते हुए कि ये सब कैसा था। ऑलरेडी आई इनविसेज द स्लो वॉक होम एंड जियोफ्स disappointed face when I tell him he did come, that Danny। सोफी सोचती है कि मैं पहले से ही ये कल्पना करती हूं कि मैं किस प्रकार धीरे धीरे हताश होती हुई निराश कदमों के साथ घर जाऊंगी, और जब मैं अपने भाई जियोफ को बताऊंगी कि डैनी केसी वो नहीं आया, वो डैनी केसी वो मुझसे मिलने नहीं आया, तो किस प्रकार जियोफ का चेहरा जो है डिसअपॉइंटेड, हताश या निराश हो जाएगा, ये मैं मन में अभी से कल्पना कर सकती हूं। एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर, और फिर वो उठकर चला जाएगा और जोर से पटक कर दरवाजा बंद कर देगा। बट वी नो हाउ इट वॉज, लेकिन हम जानते हैं कि ये सब कैसे था, क्या था। आई शैल टेल माई सेल्फ डैनी एंड मी, मैं खुद को कहूंगी कि डैनी और मैं। इट इज अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस, सोफी सोचती है कि ये एक बहुत ही कठोर चीज है, ये उदासी, ये दुख मेरा बहुत कठोर चीज है। शी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट, सोफी जो है अपने कमजोर से पड़ते हुए कदमों के साथ धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाने वाली गली में चलने लगी, सड़क पर चलने लगी। आउटसाइड द पब शी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल propped against the wall and was glad he would not be there when she got home। जब सोफी अपने घर के लिए सड़क से होती हुई भारी कदमों से धीरे धीरे अपने घर के लिए जा रही थी, तो बियर बार के बाहर उसने अपने पिता की साइकिल को दीवार के सहारे टिके हुए देखा, और वो ये बात सोचकर खुश हो गई कि चलो पिताजी अभी तो यहां बियर बार में है, जिस वक्त मैं घर पहुंचूंगी उस वक्त वो वहां नहीं होंगे। एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी केसी। अब जो है सोफी फिर से अपने मन में, फिर से कल्पना में खो गई, और वो सोचती है कि किस प्रकार मैं आर्केड में डैनी केसी से जब मिली थी, कल्पना में मिली होंगी, तो मैंने डैनी केसी से कैसे बात की होगी। तो फिर से कल्पना में सोचती है कि एक्सक्यूज मी, क्या आप डैनी केसी हैं। कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रॉयस, और जब वो आर्केड के पास से गुजर रही थी तो फिर से सोफी ने अपनी कल्पना करी कि रॉयस का जो कपड़ों का शोरूम है उसके बाहर वो उसने डैनी केसी को देखा होगा और उससे इस तरह से बात करी होगी कि एक्सक्यूज मी, क्या आप ही डैनी केसी हो। ही टर्न्स रेडनिंग स्लाइटली, यस दैट इज राइट, और अपनी कल्पना में ही सोचती है कि जब मैंने उससे पूछा कि एक्सक्यूज मी क्या आप डैनी केसी हो, तो वो एकदम से मेरी तरफ पलटा और उसका चेहरा लाल पड़ गया और वो बोला हाँ मैं ही हूं। आई वॉच यू एवरी वीक विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स, वी थिंक यू आर ग्रेट। सोफी डैनी केसी से बोलती है, ये सब कल्पना में, बोलती है कि मैं आपको हर सप्ताह देखती हूं अपने पिता और अपने भाइयों के साथ। हम सोचते हैं कि
तुम महान हो, हम सोचते हैं कि आप महान हो। ओ वेल नाउ दैट इज वेरी नाइस। डैनी केसी बोला, अरे अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये तो। आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ। सोफी बोली डैनी केसी से कि क्या आपको मुझे एक ऑटोग्राफ देने में कोई आपत्ति तो नहीं होगी। हिज आईज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन। अब सोफी सोचती है कि उसकी आंखें बिल्कुल उसी लेवल पर होंगी जितनी तुम्हारी आंखें होंगी। हिज नोज इज फ्रेकल्ड एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली एंड व्हेन ही स्माइल्स ही डज सो शाइली एक्सपोजिंग टीथ विद गैप्स बिटवीन। सोफी सोचती है कि उसकी नाक पे थोड़ी सी सलवटें या झाइयां सी पड़ी होंगी और उसकी नाक थोड़ी सी ऊपर की ओर उठी हुई होगी, और जब वो मुस्कुराता होगा तो कितनी लाज के साथ, कितना शर्माते हुए मुस्कुराता होगा, और उसके मुस्कुराने पर उसके दांत दिखते होंगे, जिन दांतों में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप था। हिज आईज आर ग्रीन एंड वेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू दे सीम टू शिमर। उसकी आंखें, ये सब अपनी कल्पना में सोफी सोच रही है डैनी केसी के बारे में कि उसकी आंखें हरी हैं, और जब वो स्ट्रेट सीधे तुम्हारी आंखों में देखता है तो उसकी आंखें जो है टिमटिमाती हैं, उसमें हरा रंग जो है रोशनी से टिमटिमाता है। दे सीम जेंटल ऑलमोस्ट अफ्रेड। उसकी आंखें सौम्य या फिर ये कहें कि डरी डरी सी नजर आती हैं। लाइक अ गजेल्स, जैसे कि वो गजेल हिरण होता है। गजेल एक हिरण होता है जो जंगल में भ्रमण करता है, पानी वानी पीता है, तो भी हर समय चौकन्ना रहता है, अलर्ट रहता है, क्योंकि वो सोचता है कि कहीं से कोई टाइगर या लायन वगैरह तो नहीं आ जाएगा शिकार करने। तो गजेल की आंखें बहुत ही सौम्य होती हैं, लेकिन हर समय डरी डरी सी होती हैं। तो वो सोचती है कि उसकी आंखें, डैनी केसी की आंखें सौम्य होंगी लेकिन थोड़ी सी डरी डरी सी होंगी, गजेल हिरण के जैसी। एंड यू लुक अवे, और तुम, जब डैनी केसी तुम्हें देख रहा हो तब तुम कहीं दूसरी जगह दूर देखने लगो। यू लेट हिज आईज रन ओवर यू अ लिटिल, और तुम कुछ देर डैनी केसी की आंखों को अपने ऊपर मंडराने दो। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम स्लाइटली ब्रीथलेस, और फिर कुछ देर बाद तुम वापस अपनी आंखें डैनी केसी की आंखों की तरफ उससे मिला लो, थोड़ा सा हल्का हल्का सांस लो। एंड ही सेज आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल। और तभी उसने कल्पना में सोचा कि डैनी केसी मुझसे बोल रहा है कि अरे मेरे पास तो पेन ही नहीं है, मैं ऑटोग्राफ कैसे दूं। यू रियलाइज यू हैवंट आइदर, और तब सोफी सोचती है कि तुम्हें भी ऐसा एहसास होगा जब डैनी केसी बोलेगा कि मेरे पास तो पेन नहीं है, तो तुम्हें भी ऐसा एहसास होगा कि पेन तो तुम्हारे पास भी नहीं है। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से। और सोफी जो है डैनी केसी से बोलती है कि अरे मेरे भाइयों को तो बहुत दुख होगा कि उन्हें तुम्हारा ऑटोग्राफ नहीं मिल पाया। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर अ वाइल, स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, द शिमर ऑफ ग्रीन आईज। और उसके बाद सोफी सोचती है कि उसके बाद तुम अकेले आर्केड में इंतजार कर रही हो, कुछ देर तक अकेले ही इंतजार करते रहो। स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, और जहां वो खड़ा था वहां तुम खड़े रहो कुछ देर। रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, और उसकी नर्म और मधुर सी आवाज को याद करते हुए। द शिमर ऑफ ग्रीन आईज, उसकी हरी हरी आंखों की टिमटिमाहट को याद करते हुए तुम खड़े रहो। नो टॉलर देन यू, और तुमसे ज्यादा बड़ा कोई नहीं होगा। नो बोल्डर देन यू, तुमसे ज्यादा साहसी कोई नहीं होगा। द प्रोडिगी, और तुमसे ज्यादा अद्भुत कोई नहीं होगा। द इनोसेंट जीनियस, और एक मासूम जीनियस वो है। ये सब डैनी केसी के बारे में सोचती है, द ग्रेट डैनी केसी, कि तुमसे ज्यादा बड़ा कोई नहीं होगा, तुमसे ज्यादा साहसी कोई नहीं होगा, तुमसे ज्यादा अद्भुत कोई नहीं होगा, तुम महान डैनी केसी हो। एंड शी सॉ इट ऑल अगेन लास्ट सैटरडे, और पिछले शनिवार ये सब दृश्य फिर से उसने सोफी ने देखा। सॉ हिम गोस्ट पास्ट द लंबरिंग डिफेंडर्स, heard the 50,000 catch their breath as he hovered momentarily over the ball। और फिर से पिछले सप्ताह सोफी अपने घर वालों के साथ फिर से स्टेडियम जाती है और जो है मैच देखती है।
जो उस टीम का जिस टीम के लिए डैनी केसी खेलता था, दोबारा से उसने डैनी केसी को देखा। सामने वाली विपक्षी टीम के जो डिफेंडर्स हैं, फुटबॉल को डिफेंड करने वाले, उनके बीच से दौड़ते हुए, उनको चीरते हुए सीधे निकल जाते हुए, और स्टेडियम में 50,000 दर्शक जो है अपनी सांसें रोक लेते हैं जब डैनी केसी जो है एक पल के लिए बॉल के साथ बॉल के ऊपर मंडराता है, तो 50,000 दर्शकों की सांसें रुक जाती हैं। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज ही स्ट्रक इट क्रिस्पली इनटू द गोल। और बिल्कुल ठीक तब जब डैनी केसी एक जोरदार करारी किक मारता है बॉल में और सीधे बॉल को गोल में पहुंचा देता है, तो प्रशंसकों के तालियों का और शोर का, चीखों का एकदम से धमाका सा फूट पड़ता है, और अचानक ही जोरदार गर्जन और विस्फोट के साथ हर्षित और खुशी से भरी तालियों की गड़गड़ाहट जो है पूरे स्टेडियम में गूंजने लगती है। तो इस प्रकार उसने अपनी कल्पनाओं की दुनिया में आधे समय में रही, और अंत में फिर से उसने सोफी ने जो है डैनी केसी को एक बार फिर से फुटबॉल मैच में गोल करते हुए देखा, प्रशंसकों को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शोर मचाते हुए देखा, और जो है वास्तविकता में अंत में उसने ये महसूस किया कि शायद वो डैनी केसी को नहीं पा सकती। तो यहां पर आकर ये चैप्टर खत्म होता है स्टूडेंट्स। और मेरे लेटेस्ट वीडियोस को टाइम टू टाइम पाने के लिए, उनको देखने के लिए, उनसे स्टडी करने के लिए, मेरे लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन के साथ अपडेट रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को सब्सक्राइब करें, यदि आपने अब तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। थैंक यू वेरी मच।